नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं नारी। और नारी में आज हम बात करेंगे महिलाओं से जुड़े मुद्दे की। महिला हमेशा से केंद्र बिंदु रही है राजनीति में, पहली मर्तबा नहीं। लेकिन हम राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात करें, विपक्ष हमलावर है महिलाओं से जुड़े अपराध को लेके, और सरकार है वो महिलाओं को लेके आशान्वित है कि हम जो योजनाएं दे रहे हैं वो आधी आबादी के हक की बात कर रहे हैं। वोट की बात कोई नहीं कर रहा, लेकिन मोटिव यही है। चाहे पोषण की बात हो, चाहे पार्टी जो सत्ता में उसकी बात हो, यानी कि केंद्र बिंदु आधी आबादी नारी है। लेकिन फिर भी अगर नारी बेचारी रहे, या फिर कहें कि अभी भी सिर्फ उसके आंसू ही पहुंचे जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कुछ विचार जरूर करना चाहिए, पब्लिक को भी और राजनीतिक दलों को भी। तो यही हमारा आज का मुद्दा है कि महिला को हमेशा राजनीतिक दलों ने केंद्र बिंदु तो बनाया, लेकिन हक की जब बात की जाती है तो चुनाव के वक्त ही क्यों। तो हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बीजेपी से डॉक्टर अपूर्वा सिंह हैं, हुकुम मीना जी हमारे साथ में कांग्रेस से हैं, और कोमल गुप्ता जी हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से हैं। मैं अपूर्वा जी आपके पास आना चाहूंगा कि महिला आधी आबादी है तो उसमें कोई चर्चा अलग बात नहीं है, जैसे पुरुष की होती है ऐसे महिला की भी होती है। लेकिन राजनीतिक दलों में हमेशा से उसे हाईलाइट किया जाता है कि महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों, या फिर जो पार्टी सत्ता में होती है कहती है कि हमने महिलाओं के लिए ये किया, महिलाओं के लिए ये किया। आज हम बात राजस्थान की कर रहे हैं, लेकिन आप किसी भी स्टेट में देख लीजिए, चर्चा यही होती है। एक पार्टी कहती है जो सत्ता में होती है कि हमने महिलाओं के लिए ये किया, बहनों के लिए ये किया, बेटियों के लिए ये किया। दूसरी पार्टी कहती है कि नहीं, कुछ नहीं किया और सिर्फ अपराध किया आपके वक्त पे। आज बीजेपी राजस्थान में अपोजिशन में है, आप लोग अपराध को केंद्र बिंदु बना रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस इसे बना रही है, या छत्तीसगढ़ में चले जाएं बीजेपी इसको बना रही है। यानी कि अपोजिशन में जो पार्टी होती है वो महिला अपराध को केंद्र बिंदु बनाती है, और जो पक्ष में होती है कि योजनाओं को हाईलाइट करके कि हम ये योजनाएं दे रहे हैं। तो क्या वाकई वोट में महिलाओं को इतना सैंडविच बना दिया राजनीतिक दलों ने कि बिल्कुल हम आपके सिर्फ शुभ चिंतक हम ही, हमारे अलावा कोई नहीं है। और बात यही नहीं, मैनिफेस्टो आप देख लीजिए, महिला, मजदूर, गरीब, किसान, युवा, बेरोजगार, ये ऐसे फसल के रूप में वोट दिखाई देता है। कोई मैं आरोप अकेले बीजेपी पे या कांग्रेस में नहीं लगा रहा हूं, सभी की स्थितियां यही होती हैं कि इस फसल को बहुत आसानी से और सहजता के साथ काटी जा सकती है। तो भी आजादी के इतने साल बाद भी अगर हम आधी आबादी की बात भी करते हैं और फिर ये भी कह करके चलते हैं कि केवल अपराध ही हो रहा है, महिलाओं के लिए और कुछ नहीं हो रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे जो स्कंद पुराण है उसमें लिखा है, एक उक्ति है जिसमें लिखा है कि 10 पुत्र समा कन्या, यानी 10 पुत्रों का अगर आप भरण पोषण करें या उसको पालें, या 10 पुत्रों को आप धारण करके चलें, उससे ज्यादा आप एक पुत्री को धारण करते हैं वो उसके समान होती है। तो भारतीय जनता पार्टी कभी भी ये राजनीति नहीं करती है कि हम महिलाओं के केवल अपराध को उठाएं और विकास को नहीं देखें, या केवल हम विकास की बात करें और उनके प्रति जो अपराध हो रहे हैं हम उसको जो है वो बिल्कुल ही दरकिनार कर दें। जहां तक रही राजस्थान की बात, क्योंकि आपने कहा, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि देखिए, जो बच्चियां होती हैं, महिलाएं होती हैं, वो पूरे राज्य की, पूरे देश की जो होती है वो बेटियां होती हैं, और बहनें होती हैं, माताएं होती हैं, माँ भारती की संतान होती हैं। और राजस्थान के अगर मैं संदर्भ में लूं तो मरुभूमि का अभिमान भी होती है। आप कांग्रेस यहाँ पे बहुत सारी स्कीम्स लेकर आई है और वो कह रही है कि साहब हमारी तो महिला वोट बैंक, क्यों वो उसको वोट बैंक के नजरिए से देखती है। हमने उनको कभी वोट बैंक के नजरिए से नहीं देखा, हमने उनको हमारे परिवार का हिस्सा माना। हम तो शुरू से कहते हैं कि साहब हम भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय जनता परिवार है, और उस परिवार के अंदर जो है वो महिला जो है वो अग्रणी रहती है। इसीलिए आप देखिए, हमारे अगर आप केंद्र की स्कीम्स को देखेंगे तो आप पाएंगे कि वहां पे जितने भी हमने पीएम आवास योजनाएं दी, जिसके हमने सामाजिक सशक्तिकरण की बात करी, तो पीएम आवास योजना के अंदर 70% लाभार्थी जो थी वो महिलाएं थी। हमने महिलाओं के नाम पर हमने वो लोन दिया, महिलाओं को हमने घर दिया। जहां हम स्वच्छ भारत अभियान की बात करते हैं, आप देखिए 11.9 करोड़ से ज्यादा जो है हमने पर्सनल शौचालय निर्मित करे, क्योंकि हमें लगता था कि अगर हमारी माताओं, बहनों और बेटियों को सुबह सूर्योदय से पहले और शाम को सूर्यास्त के बाद का अगर इंतजार करना पड़ रहा है,
वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट थी जिसके अंदर विच वाज अ रिकॉर्डेड रिपोर्ट, वो जिसमें ये कहा गया था कि महिलाओं के साथ में जो बदसलूकी होती है वो सिर्फ इसलिए होती है, मैक्सिमम 40% बदसलूकी सिर्फ इसलिए हो जाती है क्योंकि वो खुले में शौच जाती है। इस चीज को भारतीय जनता पार्टी ने दर्द समझा, वेदना समझी, और इस वेदना को समझते हुए 12 करोड़ 90 लाख तक हमने पर्सनल शौचालयों का निर्माण करवाया। जहां तक कि हम बात करते हैं जल जीवन मिशन, महिलाओं का आधा जो क्रिएटिव या प्रोडक्टिव समय होता था वो दूर से जाकर के जल भर के लाने में चला जाता था। उन महिलाओं के, चाहे 90 वर्षीय महिला हो चाहे 5 वर्षीय बच्ची हो, उसके सर पे एक गगरी होती थी। राजस्थान का जैसे ही हम चित्रण करते थे तो एक दृष्टि पड़ती थी कि सर पे गगरी रख के माताएं दूर दूर मरु सागर में चली जा रही हैं पानी की तलाश में। उसको खत्म करते हुए हमने 12 करोड़ 40 लाख नल से जल जो है वो महिलाओं को पूरे देश भर में पहुंचाए हैं। महिलाओं के सम्मान के लिए हमने उनको परमानेंट कमीशन दिया। आज 33 मिलिट्री स्कूल्स के अंदर जो है वो बच्चियां रजिस्टर्ड है। मोर देन 900 गर्ल्स आर रजिस्टर्ड इन द मिलिट्री स्कूल। हम वित्तीय अगर सशक्तिकरण की बात करें तो हमने पीएम स्वनिधि के अंदर 27 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी महिलाओं को लोन दिया। सिर्फ इसलिए नहीं दिया कि वो अपूर्वा जी, इस बार ये भी रहेगा कि वसुंधरा जी का भी कार्यकाल रहा जी, 2 कार्यकाल कर चुकी हैं, उनका जिक्र नहीं है। 10 साल आप लोगों की गवर्नमेंट राजस्थान में रही है, महिलाओं के लिए कुछ तो हुआ होगा, क्योंकि मैं कभी नहीं सुनता कि अभी अगर केंद्र बिंदु बनाया जाता है तो उसी तरह से अटैक होता है कि मोदी जी ने, तो यहाँ का जो आपकी खुद की सरकार भी रही हुई होगी जी, जी। उसका भी मैनिफेस्टो भी जारी हुआ, उस पर कोई गौर नहीं करता कभी कि हाँ क्या हुआ क्या नहीं किया हम लोगों ने। देखिए, जहाँ तक कि आदरणीय वसुंधरा राजे की बात है तो आदरणीय वसुंधरा राजे जी हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्षा भी हैं और 2 सफलता पूर्वक जो है उन्होंने राजस्थान को अपने एज ए सीएम टेन्योर भी दिया है। वसुंधरा राजे जी की सोच ही थी जिसके अंदर उन्होंने अपने पिछले टेन्योर के अंदर डिजिटल इंडिया कैंपेन के तहत महिलाओं को मोबाइल वितरित किए थे। आपको पता होगा उनके 500 रुपए ट्रांसफर हुए थे जिसमें जियो कंपनी के साथ बकायदा टेंडर किया गया था और उस टेंडर प्रोसेस के साथ उन मोबाइलों को वितरित किया गया था महिलाओं की सुरक्षा के लिए, डिजिटल लिटरेसी और सशक्तिकरण के लिए। कब किया था वो, कब किया था? 2018 में किया था। 18 में किया था, मालूम है क्यों? ये मेरा सवाल सिर्फ इस वजह से सवाल पहले ही समझ गई। क्योंकि आप लोग ये कहोगे, कह रहे हो लगातार, मैं आपको जवाब कि चुनावी साल में क्यों याद आ रहा है? इसलिए किया था क्योंकि 2017 के अंदर डिजिटल इंडिया कैंपेन लॉन्च किया गया था और ये कहा गया था कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए प्रत्येक महिला के हाथ में, जो हमने संस्थागत भ्रष्टाचार पिछले इतने वर्षों से कांग्रेस ने स्थापित कर दिया था, उसको खत्म करने के लिए हमने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की सुविधा को देखते हुए प्रत्येक महिला के हाथ में स्मार्टफोन देने का निर्णय किया था। पर अब अगर आप ये कहते हैं कि हमने राजनीतिक वर्ष में शुरू किया था, तो आप ये बताइए कि माननीय गहलोत साहब ने उसको आते ही बंद क्यों कर दिया? उसको बंद क्यों किया? अगर वो अच्छा नहीं था तो उसको बंद क्यों किया गया? और अगर बंद किया गया तो अब उन्होंने वापस जैसे ही चुनाव आए तो वापस उसको शुरू क्यों किया? उसी योजना को। और कहा 500 रुपए और कहा 6125 रुपए का ई वॉलेट। कितना डिफरेंस है? टेंडर प्रोसेस में अपनाया नहीं गया, पारदर्शिता आई नहीं। किन 40 लाख महिलाओं को प्रथम चरण में ले रहे हैं उसकी पारदर्शिता है नहीं। तो आप मुझे ये बताइए कि जिम्मेदारी कांग्रेस की भी तो बनती है। 20 से वो तो कह रहे हैं कि प्रदेश की हर महिलाएं आगे आए। 20 तारीख से हम वापस से कैंप शुरू कर रहे हैं और 1.25 करोड़ महिलाएं जरूर ले, उनका हक है ये। खैर चलिए, मैं भी कहूंगा मेरी पत्नी को भी मिल सके तो बहुत अच्छी बात है, वो भी एक नारी है। हुकुम जी आपके पास आना चाहूंगा। चुनावी साल में महिलाओं को बहुत फोकस किया जाता है, ऐसा क्यों? देखो, किसी भी प्रदेश की पहला उद्देश्य है वो ये होना चाहिए कि वहाँ की महिलाएं सशक्त बने। तो ये हर राज्य का ध्येय होना चाहिए। जैसा कि अब राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में इसी ध्येय को लेकर, इसी उद्देश्य को लेकर जो कल्याणकारी सरकार है, जो महिलाओं के लिए विभिन्न योजनाएं ला रही है और आप सबको पता है कि उसमें बीजेपी वाले भी इस योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आप देखो, अभी सखी सम्मेलन जो हुआ था कल, बीजेपी वाले भी नागरिक तो पहले हैं इस प्रदेश के, तो जी बिल्कुल, लेकिन वो उसको बना नहीं रहे ना, उसको भी विरोध करते हैं। लाभ ले रहे हैं लेकिन विरोध करते हैं। कल जो सखी सम्मेलन हुआ था उसमें भी करीब 43 लाख 43.5 लाख महिलाओं को लाभ देने के लिए जो योजनाएं चलाई गई थी, जो घोषणाएं की गई थी, उसमें जो स्वयं सेवी जो समूह है वहां पर जो महिलाएं काम करती हैं उनको 15% मानदेय में बढ़ोतरी की गई। पहले जो स्कूटी लेते थे वो तो उन पर 2.5% ब्याज लगता था। अब
जो ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है उनको उस चीज के लिए, तो यहाँ से वो आज राजीविका के तहत वो आजीविका भी कमा रही है। आप लोन भी वितरित करेंगे, बिल्कुल सारी बातें ठीक है। ठीक है। आप मेरे को बोलने दीजिए। आप बोलिए तब मैं नहीं बोली। मेरा सवाल, मैं इनकी एक बात का और जवाब दे देती हूँ। मेरा सवाल ये है कि मैंने अपूर्वा जी से पूछा कि मोबाइल फोन दिए वसुंधरा जी ने लास्ट में ही क्यों, पहले भी दे सकती थी, प्लानिंग पहले भी की जा सकती थी, लास्ट में दिया। अभी मोबाइल आप लोग भी लास्ट में दे रहे हैं, या कोई भी हो, चुनाव के वक्त आधी आबादी पे मैं कहूंगा कितनी मेहरबानी क्यों होती है? मैं ये इसी बात का इनको जवाब देने जा रही थी कि चुनाव के वक्त ही नहीं, हमने पूरे 5 साल इसके लिए काम किया है। पहले आपका हाँ बिल्कुल, उड़ान योजना आपकी, पालनहार योजना आपकी, कन्यादान योजनाएं जो महिलाओं के लिए चल रही हैं आपने बीच में ना बोले तो अच्छा रहेगा। आप जब आप बोली तो मैं नहीं बोली। प्लीज देखिए, सुने आप बीच में एक मिनट, चलिए मैं दोनों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपका जब वक्त आए जरूर बोलिए, बीच में एक दूसरे को ना टोके, क्योंकि मेरा मकसद ये नहीं है कि बिल्कुल हाइप और मैं मूक दर्शक की तरह बैठा रहा हूँ। लोग कहते हैं कि डिबेट तो वही होती है, हमारे यहाँ नहीं होती है। अपनी अपनी बात कहिए ताकि दर्शक को समझ। बिल्कुल मैं यही कहना चाह रही हूँ। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इन्होंने एक बात बोली कि हमारे जो बीजेपी सरकार है वो बेटियों को बेटियों की तरह देखती है, जबकि कांग्रेस वोट बैंक की तरह देखती है। यही कहा ना आप लोगों ने, लेकिन कभी भी कांग्रेस ने वोट बैंक की, अपूर्वा जी ने कहा, हाँ आप ही जो बीजेपी सरकार की मैं बात कर रही हूँ, बीजेपी की, तो हमारे यहाँ कभी भी वोट बैंक की तरह नहीं देखा महिलाओं को। एक महिला को महिला सशक्तिकरण के लिए किस तरह से आगे बढ़ाया जाए उस तरीके से देखा। बहन बेटियों को बेटी आपकी तरह नहीं कि आपने नारा दिया बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, ये वाली चीज नहीं है आपके। बिल्कुल मोदी जी, बिल्कुल मोदी जी का आप सुनना, हाँ बिल्कुल आप मोदी जी का सुनना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आप सुनना, पहले आप अपनी नॉलेज में रखना, नॉलेज में रखना, आप नॉलेज में रखो। लड़ सकती हूँ आपकी प्रियंका गांधी जी, बिल्कुल हाँ, तो लड़कियों सिर्फ लुट सकती हूँ बना के छोड़ दिया। आपके देखो नफरत की राजनीति बीजेपी करती है, झूठ की, नफरत की, और ये सारी राजनीति बीजेपी करती है। मैं महिलाओं की बात कर रही हूँ। तो महिलाओं का आपने कहा कि आप इनकी एक बात का और जवाब देती हूँ। इन्होंने कहा कि हमने इतने शौचालय बनाए क्योंकि महिलाएं जब शौच के लिए जाती हैं तभी ऐसी घटनाएं होती हैं। आपकी सोच की आप बोलने नहीं, बीजेपी की यही आदत बुरी है कि दूसरे को आप बोलने ही मत दो। आप जब शौच के लिए इसी तरीके से कैलाश विजयवर्गीय आपके बीजेपी के नेता है, वो कहते हैं कि महिलाएं अपनी लक्ष्मण रेखा पार करेंगी, सीता ने लक्ष्मण रेखा पार करी थी इसलिए उनके साथ ऐसा हुआ। अगर महिलाएं लक्ष्मण रेखा पार करती हैं अपनी, तो बहुत सारे रावण घूम रहे हैं, उनके साथ तो बलात्कार होगा ही। इस तरह की तो इनकी सोच है। अपूर्वा जी प्लीज देखिए, मैं आपको अवसर दूंगा, बीच में मत बोलिए। तो महिला ये चाह रहा हूँ कि आप मुझे तो ये बताइए कि एक नेता वो कह रहा है, ये कह रहे हैं शांति धारीवाल जी, आप कहेंगे कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं, ये इससे महिला सशक्त हो रही है क्या? नहीं बिल्कुल नहीं। अभी आप कहेंगे कि इनके गवर्नमेंट के वक्त वहां पे बलात्कार हुआ, ये कहेंगे आपके यहाँ बलात्कार। मुझे नहीं लगता इससे महिला सशक्त नहीं हो रही है, आप महिला को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हो। अब मुद्दे पे आइए ना, किसी पे भी अगर आप लोगों ने कुछ किया, अगर मुद्दे पे है, अगर भरोसा है मुद्दों पर, महिला सशक्तिकरण के लिए कुछ किया है, आप उस पे जाइए। आप उस पद से क्यों भ्रष्ट हो रहे हैं? आप दाएं बाएं मत जाइए। आप तो वो बताइए, देखिए तो मुद्दे पे आइए। बिल्कुल मैं महिला हूँ, महिला होने के नाते मैं भी चाहती हूँ कि महिलाओं को वास्तव में अगर आप सशक्त करोगे तो आपके परिवार के साथ साथ समाज, समाज के साथ राज्य, राज्य के साथ देश समृद्ध कर। अपने ही भारत में देख लो, केरल में महिलाओं को सशक्त किया जा रहा है, पढ़ाई के शिक्षा के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, वहां पर कितना मतलब हैप्पीनेस इंडेक्स। बिल्कुल अपनी हमारी योजना 12वीं तक पढ़ाई के लिए महिलाओं को, बच्चियों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान रखा है, कली का है। अन्नपूर्णा फ्री किट योजना चल रही है तो उसमें महिलाओं के लिए हुआ है। आपके ये बिजली का बिल है महिलाओं के लिए, गैस सिलेंडर है उसमें महिलाएं, कहाँ राहत नहीं मिल रही महिलाओं को? आप ये बता दीजिए कि कहाँ राहत नहीं मिल रही, कहाँ राहत? मुझे तो ये बता दीजिए कि महिलाएं राजस्थान में अब इस चीज से परेशान है, वो चीज बता दीजिए। अभी हमारे साथ तीसरी साथी भी हैं जी। कोमल, क्या लगता है आपको? आपकी पार्टी नई है जी, लेकिन इस देश के, इस प्रदेश के नागरिक आप नए नहीं है, बहुत वर्षों से आप लोग भी राजनीति देख रहे हैं। जो वोट डालता है वो समझ रखता है अपने। क्या लगता है आपको कि ठीक है योजनाएं सभी बनाते होंगे, चर्चाएं बहुत होती हैं, लेकिन इलेक्शन के वक्त सबसे ज्यादा महिलाएं याद आती हैं, ऐसा क्यों? जी मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ।
और जब ये योजना बाहर आई थी तब उस समय मेरी एक दोस्त है, वो कौन सी योजना की बात कर रही हैं आप? मैं इंदिरा गांधी फ्री स्मार्टफोन योजना की बात कर रही हूँ। जब ये योजना बाहर आई तब उस समय सबका आसपास जो भी हमने देखे इंटरेक्शन, सब यही कह रहे थे इलेक्शंस आने वाले हैं इसलिए अब ये शुरू हो गए। क्योंकि इलेक्शंस के टाइम पे मैंने एक और चीज नोटिस करी है कि हम बाहर निकलते हैं, ऑफिस जा रहे हैं या कहीं भी घूमने जा रहे हैं, इलेक्शन से 6 महीने पहले वो रोड्स जिन पे 4.5 साल से कुछ ध्यान नहीं दिया गया है, सडनली वो रोड्स बनने लग जाती हैं। क्योंकि जो हमारे प्रदेश के जो भी लोग हैं, जो भी पॉलिटिशियंस हैं, वो चाहते हैं कि हम आगे बढ़कर अब जनता को थोड़ा लोअर करें कि देखिए हम आपके लिए काम कर रहे हैं। सेम सिमिलर चीज मुझे लगी इस योजना को लेकर भी। होना क्या चाहिए इसमें? जैसे आम आदमी पार्टी की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली के अंदर शुरुआत में ही उन्होंने कई सारी योजनाएं ऐसी दी थी जो महिलाओं के लिए फ्री थी। जैसे कि अभी हाल ही में बस सर्विस को फ्री कर दिया गया है औरतों के लिए। उसका एक बहुत बड़ा रीजन है और उसका रीजन ये है कि महिलाओं के हाथ में फाइनेंसेस बहुत कम होते हैं। तो जैसे ही बस की यात्रा फ्री हो गई, उनका कहीं ना कहीं एक दिमाग में जो दिक्कत थी कि ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे, जैसे जो मीनियल वर्किंग वुमेन होती हैं, छोटे छोटे कामों के लिए जाती हैं, उनका आधा पैसा तो ट्रांसपोर्ट में खर्च हो जाता है। तो क्योंकि वो आधा पैसा ट्रांसपोर्ट में खर्च हो जाता है, उसमें बहुत सहायता मिली, और जो पैसा वो घर में बचा कर लाती है वो आखिर घर में ही काम में आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप चुनाव जीत लिए और जो आपने वादे किए थे, आप तभी से शुरू कर दीजिए ना। आप 4.5 साल का इंतजार क्यों करते हैं? आखिर में आप क्यों शुरुआत करते हैं? बिल्कुल आप ठीक कर रही हैं। मैं एक चीज और जानना चाहूंगा आप लोगों से कि चलिए ये तो एक बात हुई कि ठीक है, अपना अपना नजरिया है महिला सशक्तिकरण की। अब वो पता नहीं राजनीतिक दलों की मेहरबानी से हो रही है कि खुद के कारण हो रही है, लेकिन महिला तो सशक्त हो रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और आज से नहीं हो रही है, आजादी से पहले भी महिला बहुत सशक्त है, उसकी विल पावर को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। आप इतिहास उठा करके देखिए, पढ़िए, आजादी की क्रांति वीरों में महिलाओं का भी बहुत का नाम है। पुरुष के बराबर रह करके उन्होंने शहादत भी दी है। और अंग्रेजों को जब खदेड़ने की बात आई, लक्ष्मीबाई हमारे सामने उदाहरण है, कालीबाई जिसका हम जिक्र करते हैं राजस्थान से, उसने अपने गुरु के लिए किस तरह से अंग्रेजों को लौटना पड़ा, एक हालांकि उन्होंने शहादत दी। तो ये नहीं है, महिला तो सशक्त है, आगे भी रहेगी। पर मापुरा जी एक चीज जरूर जानना चाहूंगा, चाहे महिला हो, चाहे युवा हो, चाहे बेरोजगार कोई भी हो, ये कभी को सोचता है कि ये फ्री क्यों? कोई भी पार्टी हो, अब आप इसे खारिज नहीं कर सकते कि नहीं हम लोग, आप लोग भी देते हैं और ये भी देते हैं, पर क्यों दिया जाए फ्री? क्यों महिला को सशक्त बनाने की बात हर पार्टियां करती हैं, फिर महिला को इतना सशक्त भी नहीं बनाए पे अपनी जरूरत की चीजों को ले सके, उसको आवश्यकता नहीं। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, मैं बहुत सारे, आप मेरे से बेहतर समझ सकते हैं एक महिला की पीड़ा, उसके आत्मनिर्भरता, उसके स्वाभिमान को। कोई महिला नहीं चाहती है कि मुझे किसी की मेहरबानी की आवश्यकता है। आप उसे इतना सशक्त बनाइए ना कि वो जरूरत ही नहीं पड़े किसी की। इस पे गवर्नमेंट्स क्यों विचार नहीं करती हैं? देखिए, हाँ, पहली बात तो मैं आपको कहना चाहूंगी कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने पहले भी एक बार ये बात अपनी भाषण में इस बात को जिक्र किया था कि ये जो फ्रीबीज की जो राजनीति है, ये हमको एक ऐसे कगार पे ले जाके खड़ा कर देगी जहाँ पे देश एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था की जो क्राइसिस है उससे जूझेगा। तो ये फ्रीबीज की पॉलिटिक्स जो है ना, वो तो, क्योंकि यहाँ पे कोमल जी बैठी है, मुझे लगता है इसमें तो अगर पेटेंट हो सकता तो आप इसमें सबसे पहले जाकर पेटेंट कराती, क्योंकि इनने सत्ता में आने का सबसे पहला रास्ता ये ढूंढा कि आप फ्रीबीज पॉलिटिक्स शुरू करो और सत्ता में आ जाइए। इसका खंडन भी माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने किया था। दूसरी चीज, जहां तक सशक्तिकरण की बात है, हम मेरी भाजपा जो है, भारतीय जनता पार्टी इस बात पे से पूरा वास्ता रखती है। वो बात पूरी नहीं हुई, पूरी नहीं, आपने फिल इन द ब्लैंक्स कर दिया अभी उसमें। किसमें? फ्री वाली बात पे खंडन किया था। नहीं, इनका तो पेटेंट करा दिया, लेकिन आप लोग भी तो दे रहे हैं। मोदी जी ने कह दिया, बहुत अच्छा, मैं सैल्यूट करता हूँ। दे रहे ना, 15 लाख नौकरियां मिल जाएंगी, ये सारी चीजें फ्री उन्होंने लगाई है। नहीं, मैं वो जानना चाह रहा हूँ कि फिर लेकिन मोदी जी भी वो उससे बाहर नहीं निकल पाए ना। महिलाओं को सशक्त करने की हम जैसे बात करते हैं कि एक तो हम फ्री में उनके हाथ में कुछ दें, और एक होता है कि हम उनको इतना सक्षम बना दें कि वो महिला जो चाहे वो ले सके। उसके लिए केंद्र सरकार ने कितनी योजनाएं, स्टैंड अप इंडिया के अंदर 81% लाभार्थी सिर्फ महिलाएं हैं। आज से पहले इतिहास में कभी ऐसे हुआ? जनधन के अंदर 23 करोड़ खाते केवल महिलाओं के खुले हैं। क्या इससे पहले ऐसा हुआ? मुद्रा लोन में 70% लाभार्थी सिर्फ महिलाएं हैं। क्या आज से पहले ऐसा कभी हुआ? 70 साल के इतिहास में आप उठा के मुझे बता दीजिए कि एक बार भी ऐसा हुआ हो। देखिए, दीन को जनता समझना राजनीति का धर्म है।
मगर जनता को ही दीन समझ के हर चीज फ्री में बांटते हैं ना, आई ऑब्जेक्ट। बिल्कुल, और मैं आपकी बात से सहमत हूँ। दीन को ही आप समझने की कोशिश है, सशक्त उसी को तो बनाना है जो मेक इन इंडिया से जुड़ा हुआ है, या स्टार्टअप इंडिया से जुड़ा हुआ है, या जो मुद्रा लोन से जुड़ा हुआ है। उसको मोबाइल फोन की आवश्यकता नहीं है, उसको फ्री की बस में जाने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता तो उसको, जिसको आज भी हम 80 करोड़ पब्लिक को राशन किट बांट रहे हैं, उस महिला को सशक्त करने की आवश्यकता है कि अपने बच्चों के साथ अपनी पूंजी से वो यात्रा कर सके। उसे राशन के किट की आवश्यकता बहुत कम है, अभी भी उसे इतना आत्मनिर्भर बनाने की जरूरत है। गौर उस पर करनी चाहिए सभी राजनीतिक दलों को। तो ये कोई खारिज नहीं कर सकता कि हमारा केंद्र बिंदु राजनीति में वोट को साधना नहीं है, हर पार्टी वही करती है। तो इस पे कोई गौर करने की कोशिश करे कि आवश्यकता तो उस महिला को है जो वाकई आज अगर मान लो कि अपूर्वा सिंह जी ने एक स्टार्टअप चालू किया, उनको आवश्यकता नहीं है, वो एप्पल फोन अपने आप एंड्रॉइड एप्पल फोन को चलाएंगी, अपने दम पे ले सकते हैं, उसे किसी की मेहरबानी की आवश्यकता नहीं है। हुकुम मीना जी अपनी कार ड्राइव करके वो जयपुर आ सकते हैं सपोर्टरा से। लेकिन जो महिला रक्षाबंधन पे वाकई रात 12 बजे तक भी अपने पोते से, भाई बहन बेटे से पूछती है कि मैसेज आयो कहीं, फ्री हुई के बस से, उसको आवश्यकता है आत्मनिर्भर बनाने की ताकि वो जा सके। उसे आवश्यकता नहीं है, मैंने फिर कहा। पर मुझे फिर लेकिन योगेंद्र जी, हमारी सरकार यही काम कर रही है और करना चाहिए। मैं सरकार सिलेक्टिव प्रोसेस किया, नहीं करना चाहिए। देखिए, राजनीति की जब आप बात चल रही है, राजनीति में महिलाएं चुनाव के वक्त याद आती है, तो मैं कहना चाहूंगी कि सत्ता में केंद्र में बीजेपी की सरकार है, क्यों नहीं राजनीति में आप 50% महिलाओं को वो कर दीजिए आरक्षण। बात ये नहीं, हुकुम जी सुनिए हमारे कांग्रेस सरकार ने 33% पंचायती राज में महिलाएं सशक्त करने का यही चीज होती है। महिलाओं को सशक्त करने के लिए आप राजनीति में, आप नौकरियों में उनको हिस्सा दीजिए, उनको हिस्सा दीजिए। कहाँ जा रही? मेरी बात योगेंद्र जी, एक बात, आजादी के बाद से आज तक सबसे ज्यादा महिला सांसद अगर कोई बनी है तो हमारी सरकार में बनी है, 14% से ज्यादा। आप अपने टाइम के आपने देखिए, बिल्कुल कठपुतली की तरह आपने राष्ट्रपति जी को भी बनाया, आदिवासी महिला ले कठपुतली की तरह उनको कहीं ले जाया नहीं जाता, उनको कहीं बुलाया नहीं जाता। तो इस तरह की महिलाओं को सशक्त करने की जरूरत भी नहीं है जो कठपुतली की तरह है। हुकुम जी मेरी बात तो सुनिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा। बड़ी अच्छी बात है कि सबसे पहले आपने राष्ट्रपति महिला को बना दिया, इन्होंने सबसे पहले आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बना दिया। सारे आदिवासियों के दिन नहीं फिर जाएंगे, इससे मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं। ना सारी महिलाओं के दिन प्रतिभा पाटिल जी के बनने से फिर गए, ना इंदिरा गांधी जी के बनने से सारी महिलाओं के दिन फिर गए। ये उदाहरण पेश मत करिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप उनकी मजबूती की बात करिए कि जो वास्तव में इंतजार करती हैं, उनकी बात करिए। एक महिला का उदाहरण देने से ये बात तो ठीक है, प्रेरणा स्रोत बन सकता है, लेकिन कोई कहे कि द्रौपदी मुर्मू बन गई और आदिवासियों की सभी महिलाओं की तकदीर बदल गई, मैं इसे खारिज करता हूं। अगर ये फैलाया जा रहा है तो राजनीतिक दल भ्रम पैदा कर रहे हैं। आप मौका तो दे रहे हैं ना महिलाओं को, कांग्रेस मौका तो दे दिया। बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी नहीं दे रही। बिल्कुल, हम महिलाएं हैं, अगर हमारी सुरक्षा की बात आती है, हमारे अधिकारों की बात आती है, हमारी सुरक्षा की बात आती है, उस जगह महिलाओं को एक हो जाना चाहिए। फ्री बीज को लेकर के ऊपर बहुत कुछ है मेरे पास बोलने के लिए। सबसे पहली चीज तो ये है, बोलिए क्योंकि समय कम है। बिल्कुल शॉर्ट में मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगी कि आंकड़ों पर हम सब विश्वास रखते हैं, तो आंकड़ों की बात सोचते हैं। सबसे पहली चीज, अगर अर्थव्यवस्था हिलनी होती फ्रीबीज देने से, तो आज दिल्ली में सबसे कम इन्फ्लेशन रिकॉर्ड नहीं हुआ होता और राजस्थान में सबसे ज्यादा नहीं हुआ होता। और जहां पर हम बात कर रहे हैं मुफ्त की रेवड़ियां बहुत ज्यादा न्यूज में आ रही हैं कि मुफ्त की रेवड़ियां बांटती है आम आदमी पार्टी, पर मुझे ये लगता है कि हम बेसिक इम्यूनिटीज पर फोकस कर रहे हैं, जो बेसिक चीजें हैं जो हर एक सिटीजन डिजर्व करता है। मुफ्त की बिजली और पानी एक नॉर्मल इंसान का हक है, अगर उसे आप फ्री में दे रहे हो तो आप फ्री में नहीं दे रहे हो, उनको आप बेसिक राइट्स दे रहे हो उनके, उसमें कुछ खराब। तो मुझे एक चीज बताइए कि फ्री की जो चीज है उसमें कौन सा राइट नहीं है, बताइए मुझे कि ये राइट नहीं है। महिलाएं बस में जा रही है, चलिए आपको एक एग्जांपल देती हूँ, अधिकार हो गया क्यों? एक एग्जांपल देती हूँ आपको इसी बात पे। एग्जाम्पल ये है कि हमारे देश में एजुकेशन फ्री है। आज एजुकेशन, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल लेती हूँ। हमारे घर में एक काम करने वाली जो बाई आती है, उसके बच्चे हैं 4th स्टैंडर्ड और 2nd स्टैंडर्ड में। मैं उनका एडमिशन करवाने लेके गई थी एक गवर्नमेंट स्कूल में। हाँ, एजुकेशन फ्री में है, मगर घर आके उस बच्चे ने बताया एजुकेशन और मेडिकल एजुकेशन से कोई खारिज करेगा इसे। उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाइए, उसमें कोई खारिज नहीं करेगा। आज सबसे पैसे, आप एक बात सुनिए, हर पार्टी कहती है, मोदी जी ने भी कहा था
अशोक गहलोत साहब ने भी कहा, मध्य प्रदेश में पिछले दिनों मैंने चर्चा सुनी है कि साहब एक हैप्पी इंडेक्स के लिए हम एक मंत्रालय बनाएंगे, विभाग बनाएंगे। अरे सर, जरूरत नहीं है बनाने की। आप एजुकेशन और मेडिकल दो पे लुट रहा है आदमी, आप उसी को करिए ना कि स्कूल का इस तरह ऐसा कर दीजिए। अगर पूर्वा सिंह जी गांधीनगर में रहती हैं तो बच्चे वाकई यहीं पढ़ लेंगे, क्या जरूरत पड़ रही है उनको सीएसके में या फिर वहां पे मानसरोवर भेजने की। हुकुम जी अगर जगतपुरा रह रही हैं तो बच्चे को, लेकिन वो स्तर होना चाहिए। हर पेरेंट्स का चिंता वही होती है। आप लोगों ने देखा कहां बाहर जाकर स्कूलिंग की थी क्या? पहले आप लोगों ने, सबने वही की थी ना। हर पेरेंट्स यही सोचते घर के नजदीक कौन सा स्कूल है। लेकिन आज करें क्या, हालात ऐसे पैदा कर दिए। इसको सुधारने की आवश्यकता है। मैं माफी चाहूंगा, मैं किसी को कटघरे में नहीं खड़ा करा, लेकिन थोड़ी पीड़ा होती है, आप सब लोगों की भी होती है। आप राजनीतिक दलों से बंद। हुकुम जी ने एक बात कही थी कि अगर महिला एकजुट होती है, महिला एकजुट हो ही नहीं सकती। आप सब लोगों की मजबूरी है, आप अंदर से महिला की पीड़ा को समझ सकते हैं, लेकिन आप वकील हैं, यहाँ बैठ करके प्रवक्ता है पार्टी की, उस सच्चाई को कोई स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि माहौल ऐसा ही हो गया। आप लोगों की गलती नहीं है उसके अंदर। खैर, एक उम्मीद है, कोशिश की जानी चाहिए। महिला सशक्त थी, है और रहेगी, इसे मैं खारिज नहीं करूंगा। लेकिन कुछ चीजें आई हैं, फ्री बीच की बात हो या केवल वोट के नाम पे ही महिला को साधने की कोशिश मत करिए। उसकी पीड़ा है तो उसे दुरुस्त करने की भी कोशिश करिए, तब उसके साथ में वाकई दिखावटी नहीं, सच्चाई की न्याय हो पाएगी। अदरवाइज तो ऐसे ही चलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। नारी में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।